राजस्थान के भरतपुर जिले में एक गांव है भोमपुरा। इसी गांव के रहने वाले थे विजय कुमार वशिष्ठ, जिन्हें लोग विजय शर्मा के नाम से जानते थे। बाद में नौकरी की वजह से वह जयपुर में रहने लगे। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में वह कोर्ट मास्टर के पद पर काम करते थे। सरकारी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी और जिंदगी भी आराम से चल रही थी। विजय शर्मा अपनी पत्नी नीरज शर्मा, 23 साल की बेटी आयुषी और 16 साल के बेटे के साथ जयपुर में रहते थे। उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए उसकी पूरी देखभाल मां नीरज ही करती थीं। सुबह से लेकर रात तक बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत वही पूरी करती थीं। विजय शर्मा ने मेहनत करके अच्छी खासी संपत्ति भी बना ली थी। जयपुर में उनके 2 मकान थे। इसके अलावा जयपुर में करीब 5 बीघा और भरतपुर में हाईवे के किनारे 4 बीघा जमीन थी। विजय शर्मा की कुल मिलाकर करीब 15 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उस समय यह सब उनकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन कई बार पैसे से ज्यादा जरूरी घर के रिश्ते होते हैं। रिश्ते बिगड़ जाएं तो करोड़ों की संपत्ति भी किसी काम नहीं आती। करीब 2.5 साल पहले विजय शर्मा ने जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी के रविंद्र नगर में नया मकान बनवाया। इसके बाद पूरा परिवार वहीं रहने चला गया। इसी दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई मोहन स्वरूप के बेटे बलराम उर्फ रवि को भी भरतपुर से जयपुर बुला लिया। बलराम पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन विजय शर्मा चाहते थे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसलिए उसे अपने पास रख लिया। उसका पूरा खर्च उठाया और एलएलबी की पढ़ाई शुरू करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। विजय शर्मा नौकरी कर रहे थे, परिवार अपनी जिंदगी में बिजी था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब इस परिवार पर मुसीबत आने वाली है। साल 2024 में अचानक विजय शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद वह ठीक होकर घर लौट आएंगे। डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और घर वाले हर दिन उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कई महीनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन अप्रैल 2025 में उनकी मौत हो गई। किसी भी घर में जब कमाने वाला या सबसे बड़ा सहारा अचानक चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान की कमी नहीं होती, पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। ऐसे समय में परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी नीरज शर्मा पर आ गई। अब उन्हें नौकरी की चिंता भी थी, घर भी संभालना था और अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे का भी ध्यान रखना था। कुछ समय बाद उन्हें विजय शर्मा की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। अब वह नौकरी भी करती थीं और घर की जिम्मेदारियां भी संभालती थीं। विजय शर्मा की मौत के कुछ दिन बाद बेटी आयुषी ने रविंद्र नगर वाला घर छोड़ दिया। वह पुराने कल्याण नगर वाले मकान में रहने चली गई। कुछ समय बाद उसका चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि भी वहीं आकर रहने लगा। दोनों वहीं रहते थे और वहीं से एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहे थे। उस समय किसी को यह अजीब नहीं लगा। घर वालों ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्हें लगा कि पढ़ाई की वजह से दोनों साथ रह रहे हैं। उस समय किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आयुषी ने घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया। शायद इसी बात को हल्के में लेना आगे चलकर पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। अब नीरज अपने छोटे बेटे के साथ रहती थीं। इसी बीच 1 मार्च 2026 को कुछ लोग नीरज के घर में घुस आए थे। उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़ दिए गए और करीब 15 लाख रुपए के गहने, कैश और दूसरा सामान लेकर चले गए। इसके बाद नीरज ने पुलिस को इसकी शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त इस मामले में वैसी कार्रवाई नहीं की जैसी उन्हें उम्मीद थी। उस घटना के बाद भी नीरज अपनी जिंदगी में लगी रहीं, घर और नौकरी दोनों संभालती रहीं और अपने बेटे का भी ध्यान रखती थीं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ महीने उनके लिए कितने भारी होने वाले हैं। फिर आया 3 जुलाई 2026। शाम करीब 4:45 पर नीरज अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। गाड़ी की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरज उछलकर करीब 100 फीट दूर जा गिरी। हादसे के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और नीरज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। कुछ ही देर में नीरज शर्मा की मौत की खबर घर पहुंच गई। परिवार वालों को बताया गया कि नीरज शर्मा का सड़क हादसे में मौत हो गई है। शुरुआत में पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट ही माना। किसी को जरा भी शक नहीं था कि इसके पीछे कुछ और हो सकता है। ऐसी घटना के बाद परिवार वाले भी यही मानकर चलते हैं कि हादसा हुआ है, लेकिन अगर किसी बात पर जरा भी शक हो तो उसे वहीं छोड़ देना ठीक नहीं होता। एक बार ठीक से जांच हो जाए,
तो कम से कम मन में कोई सवाल तो नहीं रहता। नीरज शर्मा की मौत की खबर मिलते ही उनके भाई राकेश शर्मा जयपुर पहुंच गए। उस वक्त तक हर कोई यही समझ रहा था कि यह सड़क हादसा है, लेकिन राकेश के मन में शुरुआत से ही शक था। राकेश ने बताया कि जब आयुषी ने उन्हें फोन करके मां की मौत की खबर दी तो उसकी बातें उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि आयुष बिल्कुल वैसे बात नहीं कर रही थी जैसे कोई अपनी मां को खोने के बाद करता है। बस यहीं से राकेश के मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, कहीं यह सिर्फ सड़क हादसा तो नहीं, कहीं इसके पीछे कोई और बात तो नहीं छिपी है। यही बात राकेश के मन में बैठ गई। वह सीधे पुलिस के पास पहुंचे और प्रतापनगर थाने में शिकायत दे दी। उनका कहना था कि उनकी बहन की मौत सड़क हादसा नहीं, कुछ और लग रही है। इसलिए उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की ठीक से जांच करने की मांग की। राकेश की बात सुनने के बाद पुलिस ने दोबारा छानबीन शुरू की। अब सवाल सिर्फ इतना था, नीरज शर्मा की मौत हादसा थी या फिर किसी ने उन्हें मारने के लिए गाड़ी चढ़ाई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां नीरज शर्मा को टक्कर मारी गई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। पुलिस एक एक वीडियो ध्यान से देखने लगी ताकि पता चल सके कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सीसीटीवी की फुटेज में एक गाड़ी दिखाई दी जिसने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा गया तो कई बातें पुलिस को खटकने लगी। फुटेज में गाड़ी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती दिखाई दी। आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। उनका भी यही कहना था कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। यहीं पुलिस को एक और बात अजीब लगी। सड़क के दाईं तरफ गाड़ी निकालने के लिए पूरी जगह थी और सामने से भी कोई वाहन नहीं आ रहा था। इसके बावजूद गाड़ी अचानक बाईं तरफ मुड़ी, नीरज शर्मा को टक्कर मारी और फिर वापस दाईं तरफ आकर निकल गई। आसपास के दूसरे सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए। उनमें पुलिस को कुछ लोग लगातार मोबाइल पर बात करते दिखाई दिए। गाड़ी में बैठे लोग और सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। यहीं से पुलिस को लगा कि मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं हो सकता। जब पुलिस ने गाड़ी का पता लगाया गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वह किसी स्थानीय व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि किराए पर ली गई थी। इसके बाद उस रेंटल कंपनी से जानकारी ली गई और पता किया गया कि गाड़ी किसने ली थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी लेने वाले लोगों के मोबाइल नंबर निकाले, कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि घटना से पहले कई दिनों तक नीरज शर्मा पर नजर रखी जा रही थी। वह कब घर से निकलती हैं, किस रास्ते से जाती हैं और कब लौटती हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही थी। यानी उनकी पहले से रेकी की जा रही थी। आरोपी को लगा होगा कि सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक गलती पूरी कहानी सामने ला सकती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के मोबाइल नंबर निकाले गए। इसके बाद उनके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच शुरू हुई। यहीं से पुलिस को पहली बड़ी कड़ी मिली। जिन नंबरों पर बार बार बात हो रही थी उनमें कुछ नंबर भरतपुर के थे। इसके बाद पुलिस की टीम भरतपुर पहुंची। वहां उन लोगों से पूछताछ की गई जिनके नंबर सामने आए थे। इसी दौरान पुलिस ने परिवार के लोगों के मोबाइल नंबर भी जांचने शुरू किए। जब कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन का मिलान किया गया तो कई कड़ियां आपस में जुड़ने लगीं। एक एक करके पुलिस के हाथ सबूत लगते गए। 4 जुलाई तक पुलिस को समझ आ गया था कि नीरज शर्मा की मौत कोई सड़क हादसा नहीं थी, मामला कुछ और ही था। इसके बाद पुलिस ने जिन लोगों पर शक था उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच आयुषी और उसके चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि का नाम भी सामने आ गया। बलराम को भी शायद समझ आ गया था कि अब पुलिस कभी भी उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है, इसलिए वह जयपुर छोड़कर निकल गया। उधर पुलिस ने आयुषी, मोहन स्वरूप और इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन बलराम पुलिस के हाथ नहीं आया। उसकी तलाश शुरू कर दी गई। उधर बलराम उर्फ रवि जयपुर छोड़कर जोधपुर चला गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। जहां भी जाता दोस्तों के मोबाइल और बाइक का इस्तेमाल करता। अगर कहीं दूर जाना होता तो ट्रेन से सफर करता था। रिश्तेदारों से भी वह अपने फोन से बात नहीं करता था। दोस्तों के मोबाइल से ही संपर्क करता, पैसों का इंतजाम करता और केस में क्या चल रहा है इसकी खबर भी लेता रहता था। इस बीच वह अपने साथ गिरफ्तार हुए लोगों को जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश में लगा रहा। इसी सिलसिले में वह वकीलों से मिलने जयपुर पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पुलिस को उसके जयपुर आने की खबर मिल गई।
जैसे ही वह वकीलों से मिलने पहुंचा, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। अब इस मामले के लगभग सभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके थे। इस केस से एक बात समझ आती है कि अपराध करने के बाद उससे बचने के लिए झूठ बोलना, मोबाइल बंद करना या जगह बदलना कोई हल नहीं है। जांच में छोटी छोटी चीजें भी सामने आ सकती हैं। इसके बाद एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू हुई। इसी पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। पूछताछ में आयुषी ने जो बातें बताईं, उन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि उसकी और उसकी मां के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार बात इतनी बढ़ जाती थी कि हाथापाई तक हो जाती थी। धीरे धीरे उसके मन में मां के लिए नफरत बढ़ने लगी। इसी वजह से उसने घर छोड़ दिया और कल्याण नगर वाले मकान में रहने लगी। कुछ समय बाद उसका चचेरा भाई बलराम भी वहीं आकर रहने लगा। दोनों की बातचीत का एक ही मकसद रह गया, नीरज शर्मा को रास्ते से हटाना। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। आयुषी ने बलराम से कहा कि उसकी मां ज्यादातर अपने छोटे बेटे के साथ ही घर से निकलती हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को जरा सी भी चोट लगे, इसलिए कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की गई। देखा गया कि वह कब घर से निकलती हैं, किस रास्ते से जाती हैं और कब अकेली लौटती हैं। जब सही मौका मिल गया, तब आगे का प्लान शुरू किया गया। जांच में सामने आया कि प्लान तो बन चुका था, लेकिन अब उसे अंजाम देने वाले लोगों की जरूरत थी। तभी बलराम ने आयुषी से कहा कि वह लोगों का इंतजाम कर देगा। बदले में उसने भरतपुर हाईवे पर मौजूद जमीन मांगी। बाकी जयपुर की जमीन और नौकरी आयुषी के पास ही रहने वाली थी। आयुषी भी इस बात के लिए तैयार हो गई। इसके बाद बलराम ने अपने पिता मोहन को भी सब कुछ बता दिया। मोहन भी इस प्लान में शामिल हो गया। अब ऐसे लोगों की तलाश शुरू हुई जो पैसों के लिए यह काम कर दें। बलराम ने अपने गांव के दोस्त हेमंत से बात की। 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। बाद में हेमंत ने अपने रिश्तेदार आकाश और अपने कुछ साथियों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद बैठकर पूरी तैयारी की गई। गाड़ी कहां से किराए पर लेनी है, किसकी आईडी इस्तेमाल होगी, वारदात के बाद गाड़ी कहां छोड़नी है, हर बात पहले से तय कर ली गई। पूरी कोशिश यही थी कि देखने वालों को यह सिर्फ सड़क हादसा लगे और किसी को हत्या का शक भी न हो। इस बार हरियाणा से एक स्कॉर्पियो किराए पर ली गई। कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की गई। 3 जुलाई 2026 को मौका मिल गया। जैसे ही नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर लौट रही थी, स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। इस बार आरोपी अपने प्लान में कामयाब हो गए और नीरज शर्मा की मौत हो गई। पूछताछ में आयुषी ने मां के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी कई बातें बताईं। उसने कहा कि उसे लगता था कि मां का पूरा ध्यान छोटे भाई पर रहता है। भाई की हालत ऐसी थी कि उसे रोजमर्रा के कामों में भी मदद की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से आयुषी को लगता था कि मां उसे उतना प्यार और समय नहीं देती। आयुषी ने यह भी बताया कि वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। उसकी दादी, ताऊ और चचेरा भाई बलराम भी उसके ज्यादा करीब थे। वहीं मां के साथ उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। घर के कुछ मामलों में मामा और नाना के दखल को लेकर भी उसे परेशानी थी। पिता विजय शर्मा की मौत के बाद घर के हालात और बदल गए। आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह मिलने वाली सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन वह नौकरी उसकी मां नीरज शर्मा को मिल गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले से चल रही अनबन और बढ़ गई। इसी दौरान आयुषी ने घर छोड़कर पिता के दूसरे मकान में रहने का फैसला किया। पुलिस का आरोप है कि यहीं से आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस मामले में पकड़े गए हेमंत ने भी पूछताछ में अपनी तरफ से एक बात बताई। उसका कहना था कि वह नीरज को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वारदात से 2 दिन पहले आयुषी और बलराम उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। दोनों ने उससे कहा था कि 7 लाख रुपए पहले ही तय हो चुके हैं और सारी तैयारी भी हो चुकी है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस केस में एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। नीरज शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तारियां होने के बाद उनके भाई राकेश शर्मा ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर उनकी बहन की हत्या इतनी सोच समझकर की जा सकती है, तो फिर विजय शर्मा की मौत पर भी सवाल उठना लाजिमी है। राकेश का आरोप है कि जब आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी से बलराम की नजर परिवार की संपत्ति पर थी। धीरे धीरे उसने आयुषी को अपने साथ में कर लिया। इसके बाद आयुषी घर में अक्सर झगड़ा करने लगी और बलराम की बात मानने लगी। राकेश का कहना है कि विजय शर्मा लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी हुआ था और वे घर लौट आए थे।
लेकिन बाद में आयुषी ने घर वालों से कहा कि एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है। इसके बाद आयुषी और बलराम विजय शर्मा को अपने साथ ले गए। राकेश का आरोप है कि काफी समय तक परिवार को यह भी ठीक से नहीं बताया गया कि विजय शर्मा कहाँ भर्ती हैं। नीरज बार बार अपने पति के बारे में पूछती रही। बाद में उन्हें अलग अलग अस्पतालों का नाम बताया गया। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि विजय शर्मा की हालत बहुत गंभीर है और उनके शरीर के ज्यादातर अंग प्रभावित हो चुके हैं। कुछ समय बाद उन्हें घर लाया गया और वहीं उनकी मौत हो गई। राकेश का कहना है कि विजय शर्मा की मौत के बाद जल्द ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद आयुषी ने पिता की जगह मिलने वाली सरकारी नौकरी और परिवार की संपत्ति की बात शुरू कर दी। राकेश का आरोप है कि इन सब बातों में बलराम लगातार आयुषी को सलाह देता था। राकेश का यह भी दावा है कि नीरज शर्मा को पहले भी परेशान किया गया था, यहां तक कि उन्हें जूस में जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। जब वह कोशिश सफल नहीं हुई तब हत्या को सड़क हादसा दिखाने का प्लान बनाया गया। हालांकि यहां एक बात साफ करना जरूरी है, विजय शर्मा की हत्या हुई थी, इसे साबित करने वाला अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। ये सभी राकेश शर्मा के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर इन आरोपों की भी जांच की जाएगी। फिलहाल नीरज शर्मा हत्याकांड में पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है, जबकि विजय शर्मा की मौत को लेकर उठे सवालों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। नीरज का बेटा पहले से मानसिक रूप से कमजोर था, पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, अब मां की भी हत्या हो गई और बहन आयुषी जेल चली गई। जिस बेटे की देखभाल उसकी मां करती थी वह अब अकेला रह गया। अगर इस मामले में आगे कोई जांच होती है या कोई नया सबूत मिलता है तभी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। इस कहानी से बस इतनी सी बात समझ आती है कि घर में प्रॉपर्टी या पैसों को लेकर कोई बात चल रही हो तो उसे टालते रहना सही नहीं है। समय रहते बात कर लेना बेहतर है, क्योंकि छोटी सी बात कब इतनी बड़ी हो जाए पता भी नहीं चलता। और सबसे जरूरी बात, पैसे और प्रॉपर्टी दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन अपने लोगों को खोने के बाद उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। हर अपराध अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। ऐसी ही एक और सच्ची घटना लेकर हम जल्द ही फिर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।